हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अकाउंट्स का आपके लिए फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है लाभ न कमाने वाली संस्थाएं वो शुरू करवाना चाह रहे हैं। तो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो लोग इसको ध्यान से सुने और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू करते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। तो हम इस चैप्टर्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी थ्योरीज जितनी भी है मैं सारे सबसे पहले आपको थ्योरीज करवाने वाला हूँ। इसकी जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम बाद में करने वाले हैं। तो इसकी थ्योरीज आप लोगों को ध्यान से देखनी है। ये चैप्टर सबसे अलग ही रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं वो क्या है, हमारे पास लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं। देखो बड़ा आसान सा चैप्टर है और इसके बीच में पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे कि ज़्यादा नंबर्स का आता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा जितने भी आपके पास चैप्टर होंगे वो सारे थोड़े से हट के होते हैं सिलेबस से, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे अलग रहेगा। तो इसका किसी के साथ आपका लिंक नहीं बैठता है। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर की, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं। देखो सबसे पहले क्या नाम लिखा है, इसके नाम से डिनोट क्या होता है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका मेन मोटिव या उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। तो उसी नाम से आ जाती है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। मतलब एक ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि क्या करना होता है, लोगों की, पब्लिक की सेवा करना होता है। तो यहीं से हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है, यहीं से जिसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो क्या लिखा है, लाभ न कमाने वाली की स्थापित संस्थाओं का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ की बात करते हैं, क्या लिखता है कि आप इसको अपने आप ही पढ़ लेना, मैं इसके बीच में से जो आपको इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका मेन उद्देश्य क्या चीज़ होता है, समाज के लोगों की सेवा करना होता है, कोई लाभ कमाना नहीं होता। कहते हैं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि क्या करती है, अपने सदस्यों और समाज की सेवा के लिए की जाती है। मेन आपके ने जो इसमें नोटिस करना है वो सिर्फ इसी लाइन को याद रखना है। और दूसरा हमारे पास इसमें क्या आता है, ऐसी संस्थाओं में कौन कौन सी फर्म्स आती हैं, कौन कौन से क्या चीज़ इसके बीच में इन्वॉल्व किया था, तो उनके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं ऐसी संस्थाओं के बीच में क्या आते हैं, क्लब हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, पुस्तकालय आ सकते हैं, विद्यालय आ सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं और दान देने वाली संस्थाएं, साहित्य समिति आदि, ये सारी सारी संस्थाएं इसके बीच में आ सकती हैं। तो ये तो आप लोगों को बताया हुआ है कि इसके बीच में कौन कौन सी संस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये सारी सारी संस्थाएं होती हैं तो इनके लिए देखो, जब इनका मेन मोटिव हमने क्या कहा कि लाभ कमाना नहीं होता है, लोगों की सेवा करना होता है, तो इनका कुछ ना कुछ आय तो कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है ना। तो आपने इसके बीच में एक मेन लाइन याद रखनी है कि वो क्या चीज़ होती है। मैं इसमें से आप लोगों को एक जो इंपॉर्टेंट सी थ्योरी है वो करवा रहा हूँ, आप लोगों ने इसको सारे को एक बार हाईलाइट करना है, अपने आप पढ़ना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो उसके बारे में। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि कितना लिखते हैं हम यहाँ से देखो इसको, ये विभिन्न संस्थाओं की जो आय होती है, इन संस्थाओं की आय का जो प्रमुख साधन होता है वो संस्थाओं से प्राप्त चंदा, दान और अनुदान होता है। ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं तो अब इनकी आय ना कहीं से तो प्राप्त होती होती है। जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं इनकी आय के 3 मुख्य स्रोत हैं या 3 मुख्य साधन होते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, इसमें 3 पॉइंट जो उन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहले आता है चंदा। चंदा मीन्स क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जिसको हम डिनोट करते हैं। ये जो इसके सदस्य होते हैं वो देते हैं। डोनेशन, दान, किसी कार्य के लिए कोई दान मिलता है। अनुदान, ग्रांट जो गवर्नमेंट से मिल सकती है, किसी भी पर्सन से मिल सकती है। तो ये 3 हेड्स होते हैं, ये 3 मेन पार्ट जो इसके यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, यही जो इनकी आय का साधन होता है इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद कहते हैं कि परंतु ये सभी कुछ लाभ कमाने के लिए व्यवसायिक क्रियाएं भी कर सकते हैं और ऐसे लाभ का प्रयोग भी इन संस्थाओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। मतलब क्या, एक पर्सन क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिनको, जिससे क्या होता है, इनको लाभ प्राप्त हो सके। फॉर एग्जांपल देखो, यदि हमारे पास एक बहुत बड़ी अमाउंट की कैश पड़ी हुई है, हम उसको क्या कर सकते हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी बाहर की फर्म की संस्था में लगा सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं उसको। तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो एज ए हमने प्रॉफिट कमाया है, लाभ कमाने के उद्देश्य से कमाया है। लेकिन उस लाभ को कमाने का जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य भी क्या था कि जितना भी पैसा आपको मिलेगा हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव क्या है, लोगों की, अपने सदस्यों की, अपने समाज के जो लोग हैं उनकी सभी की क्या करना है, सेवा करना है। तो सारे का सारा पैसा जो हमें बाहर से मिला है, इन्वेस्ट करने से मिला है, जो हमने लाभ कमाया इन्वेस्ट करके, उस लाभ का उद्देश्य भी हमारा क्या था, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था सिर्फ लोगों की सेवा करना, तो हम उस पैसे का प्रयोग भी किसके लिए करते हैं, सेवा प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ऐसी चीज लिखा क्या है कि ऐसे लाभ का प्रयोग भी इन संस्थाओं की, यहाँ संख्याएं जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ संस्था कर लेना, इन संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। मतलब जो संस्था का एक मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अपने लोगों की सेवा करना। वो लोग कौन से होते हैं, उसके समुदाय के हो सकते हैं, समाज के हो सकते हैं, उसके सदस्य हो सकते हैं, उन सबकी सेवा करना होता है। तो ऐसे लाभ का प्रयोग भी कहाँ किया जाता है, उन सभी की सेवा करने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे पास आगे क्या लिखता है, देखो इन संस्थाओं का जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं होता है,
इसलिए ये कोई व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता नहीं बनाती है। हम भी आप लोगों ने जो पीछे चैप्टर करके आए हो आप +1 के बीच में, जहाँ एकल फर्म के अकाउंट थे आपके पास, तो वहां हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते। तो ये क्या कहते हैं कि वो जो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो वहां क्या करती है, वो संस्थाएं बनाती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लेकिन इन संस्थाओं का उद्देश्य तो लाभ कमाना नहीं है, तो ये व्यापारिक और लाभ हानि खाता नहीं बनाएंगी, बल्कि इनके लिए अपने खाते बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये खाते कुछ अलग से बनाती है, जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पहला जो फर्स्ट होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड इज बैलेंस शीट। जिसको आगे से देखते हैं। परंतु ये संस्थाएं भी उचित विधि से खाते बनाती हैं, क्योंकि खाते बनाना कानूनी आवश्यक भी है, और ये संस्थाएं भी अवश्य यह जानना चाहती हैं कि उनके जो कुल खर्च हुए हैं, जितने इन्होंने एक्सपेंडिचर किए हैं, वो आय की तुलना में कम है या फिर अधिक है। इसलिए यह एक आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जो कि एक लाभ कमाने वाली संस्था के लाभ हानि खाते की तरह ही होता है, मतलब उसकी तरह बिल्कुल ही सेम होता है आपके पास। वर्ष के अंत में यह भी अपनी वित्तीय स्थिति जानने के लिए स्थिति विवरण बनाती है, और क्या करती है, साल के एंड में अपनी एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए कि वो किस स्थिति पर काम कर रही है, किस स्थिति पर नहीं, तो वो जानने के लिए भी क्या करती है, एक बैलेंस शीट निर्धारित करती है। इसके बीच में यदि आपको बात करें, तो जो सबसे पहले मैंने आपको अकाउंट बनाया कि लाभ न कमाने वाली जो संस्था फर्स्ट जो अकाउंट बनाती है, वो बनाती है आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक किस्म से आपके पास रोकड़ बही होती है, कैश बुक होती है, या कैश बुक का सारांश मात्र होती है, उसकी एक डिटेल्स मात्र होती है, जो सारे के सारा आपके पास कैश बुक के परफॉर्मेंस से बनाया जाता है, जिसमें दो साइड होती है आपके पास, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। और उसके बाद बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट जो परफॉर्मा आपके पास होता है, वो सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो आपके पास एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो हम उसमें क्या करते हैं, डेबिट वाली साइड में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे नोट करते हैं, और क्रेडिट में जितने भी हमारी इनकम्स होती है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, नोट्स करते हैं। और यदि हम इससे पहले वाले अकाउंट की बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास एक रियल अकाउंट होता है, जिसके जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। मींस जितनी भी चीजें उसके बीच में हमारे पास आती हैं, रिसीव होती हैं, हम उसको सभी को क्या करेंगे, डेबिट की फॉर्म में लिखेंगे, और जितने भी हमारे पास से क्रेडिट होती है बाहर की तरफ जाती है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट वाली साइड में लिखेंगे। तो फॉर्मूला ये होता है, डेबिट द रिसीवर, जो कुछ भी आपने रिसीव किया उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। क्रेडिट द गिवर, जो कुछ भी आपने दिया उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, उसको भी बाद में बात करेंगे। देखो आगे क्या आते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताओं के बारे में यदि बात करें, तो विशेषताओं में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मुख्य उद्देश्य क्या करना होता है, सेवा करना होता है। मींस जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती है, उनका जो मेन मोटिव रहता है, जो मेन एम रहता है उनका, वो क्या करना होता है, प्रोवाइड द सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। तो इसके बीच में सिर्फ आपको यही बताया गया, आप उसको एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आता है प्रारूप, क्या चीज होता है। देखो कहते हैं ये संस्थाएं चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती हैं, इनमें अंशदान देने वाले सदस्य वालों को सदस्य कहा जाता है। मीन्स क्या होती है, जो ये संस्थाएं होती हैं, फर्म होती हैं आपके पास, कौन कौन सी होती हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट में आती हैं और सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती हैं। दूसरा जो इसके बारे में बात करें, तो कहते हैं जिसके बीच में जो अंशदान देते हैं, अंशदान का मतलब क्या है, जो उसके बीच में पैसा लगाते हैं पर्सन, और वही क्या होते हैं, इस संस्था के सदस्य कहलाते हैं। उसके बाद आती है पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व के लिए सिंपल सी बात आपके पास आती है कि जो फर्में हमारे पास होती हैं और जो उसके पर्सन्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जो पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट एंट्री होती है। एक जो फर्म होती है वो अलग होती है, और उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलग होते हैं। मीन्स क्या, यदि किसी संस्था में से कोई सदस्य आपके पास छोड़ के चला जाता है, या कोई दूसरा सदस्य एंटर हो जाता है, तो फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्म अपना कार्य कंटिन्यू करती रहती है। सदस्य के आने से या जाने से फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक फर्म का अलग अस्तित्व होने का मतलब क्या होता है कि फर्म जैसे अलग कार्य करती है और पर्सन एक अलग कार्य करते हैं। इसके लिए आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि यदि कोई एक फर्म और व्यक्ति का एक अलग अस्तित्व होता है, तो फर्म अपने नाम से किसी बैंक अकाउंट में खाता खोल सकती है, अपने नाम से लेन देन कर सकती है, तो वो सारे काम कर सकती है जो एक पर्सन कर सकता है। लेकिन जो फर्म होती है वो एक कृत्रिमिक व्यक्ति होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो हमने क्रिएट बनाया हुआ होता है, वो नेचुरल पर्सन नहीं होता है मतलब। तो बात करते हैं पृथक अस्तित्व की। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का अस्तित्व इनके सदस्यों के अस्तित्व से क्या होता है, पृथक होता है। मतलब देखो एक जो संस्था हो जाती है लाभ न कमाने वाली संस्था, एक तो वो, और दूसरा जो आपके पास उसके सदस्य होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग होते हैं। मतलब जो लाभ न कमाने वाली संस्था है वो अलग है, और उसके जो सदस्य है वो अलग होते हैं। अर्थात नए सदस्यों के आगमन एवं किसी सदस्य की मृत्यु या दिवाली होने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। संस्था जो होती है अपना रूटीन में कंटिन्यू वर्क करती रहती है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंध,
और संस्था जो चलाई जाती है और जो सदस्य का जो प्रबंध किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो इसी के सदस्यों के द्वारा या तो कुछ सदस्यों को अपॉइंट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म के बीच में 20% काम करते हैं और 20% उस फर्म को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि फर्म जिस स्टेट में हो या जिस स्थान पर हो वहाँ के वो सारे पर्सन ना हो, किसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फर्म को चलाने वाले पर्सन होते हैं वो हमारे पास उन सभी के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक 20% है, तो 20% के द्वारा फर्म को चलाना उचित नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हो, बड़ी दूर से हो। तो क्या होता है, उन सभी के द्वारा कोई एक पर्सन को मनोनीत कर दिया जाता है या निर्वाचित कर दिया जाता है, तो जो क्या करता है, सारी की सारी फर्म का क्या करता है, देख रेख कर होता है। तो उसकी बात आती है निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंध। इन संस्थाओं का जो प्रबंध होता है प्राय एक प्रबंधक अथवा कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है, जिनका चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। मतलब उसी के सदस्यों के द्वारा, और उन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को प्रबंधक या फिर एक कर्मचारियों की कार्यकारी समिति बना ली जाती है, और जो समिति को क्या करते हैं, आगे रूटीन में कार्य करवा रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आय के प्रमुख साधन। अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की जो आय के प्रमुख साधन होते हैं वो तीन ही होते हैं, जो आपने याद रखना है, चंदा, दान और एक ग्रांट होती है। और फोर्थ हमने वो बताया था कि जो संस्थाएं कुछ लाभ भी कमा सकती हैं। वो लाभ कैसे कमा सकती है कि आपके पास कुछ पैसा है, कुछ एसेट्स है, जिसको आप क्या कर सकते हो, बाहर विनियोग कर सकते हो। तो आपके पास ये चार ही चीजें इसके बीच में बताई है कि इसके सदस्यों के द्वारा दिया गया चंदा हो सकता है, दान हो सकता है, सरकार के द्वारा ग्रांट के रूप में आपको कोई भी वित्तीय सहायता हो सकती है, वो दिया जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास विनियोगों से आय। विनियोगों से आय कौन सी होती है कि जो आपने पैसे को कुछ बाहर इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ आय प्राप्त हुई है, जो वो इंटरेस्ट के तौर पे है, किसी भी तौर पे है, कुछ भी लगा सकते हो आप उसको, तो दिया जाता है। उसके बाद आता है अधिकों का सदस्यों में बंटवारा नहीं। अधिकों का सदस्यों में बंटवारे का मतलब क्या होता है, देखो जो एक लाभ कमाने वाली संस्था होती है वो क्या करती है, साल के अंत में ये काउंट करती है कि उसको कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। लेकिन इन संस्थाओं का उद्देश्य तो लाभ कमाना नहीं होता है। तो ये क्या करती है, ये नहीं देखती कि हमें कितना लाभ हुआ है कितना नहीं, बल्कि ये भी उनकी तरह अपने खाते बनाती है और ये देखती है कि जो इस साल उनको बाहर से आय प्राप्त हुई है वो इनके खर्चों के मुताबिक ज्यादा रही है या फिर कम रही है। तो वहां पे जो आपके पास यदि आय ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं तो कुछ अधिक्या बचता है, सरप्लस बचता है। तो जो वो अधिक्या बचता है, तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, उस अधिक्या को सदस्यों में बंटवारा करना नहीं होता है। वो क्या करते हैं, उस अधिक्या को अपना जो एक इनकी कैपिटल होती है उस कैपिटल में उस सरप्लस को ऐड करते चले जाते हैं। इस वजह से वो जो कैपिटल होती है वो कैपिटल ना रहकर कैपिटल फंड बन जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत कई सालों के जो सरप्लस होते हैं उनको ऐड करते आ रहे होते हैं और कंटिन्यू में चला होता है। तो क्या लिखते हैं, चालू वर्ष के व्यय पर आय के अधिक्या। देखो व्यय कम है, आय ज्यादा है। चालू वर्ष के व्यय पर आय के अधिक्या को इसके सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता, बल्कि कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसके लेखे क्या चीज होते हैं। अब लेखों के लिए क्या होता है कि कानूनी तौर से जो प्रत्येक फर्म होती है वो अपने अकाउंट्स तैयार करती है, लेखे बनाती है। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए भी आवश्यक होता है कि वो क्या करें, अपने प्रत्येक वर्ष अपने खातों को नियंत्रणता रूप से बनाए। उसके बाद आता है लेखों का प्रारूप कैसा होता है। लेखों के प्रारूप के लिए बात करते हैं कि वो आप किस प्रकार से उसको बनाना चाहते हैं। जैसे हम यदि बात जनरल सी बात करें, हम अकाउंट्स में जो अकाउंट्स तैयार करते हैं, लेखे तैयार करते हैं, उनका जो प्रारूप होता है वो एक वित्तीय वर्ष का होता है। और जो हमारे पास वित्तीय वर्ष चलता है अकाउंट्स के बीच में वो दो हो सकते हैं, या तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या फिर हमारे पास 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये दो हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखता है, लेखों का प्रारूप कैसा होता है। ये संस्थाएं प्रत्येक लेखांकन अवधि प्राय वित्तीय वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरण बनाती है। और कौन कौन से अकाउंट ये आपको बनाएगी, जो हमने अभी बताया था, प्राप्ति और भुगतान खाते हो सकते हैं, आय और व्यय खाता होगा, और उसके बाद स्थिति विवरण। तो ये तीन अकाउंट आपको इसको जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती है वो बनाती हैं। लेकिन हमारे पास जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चंस में पहले ही आपको प्राप्ति और भुगतान खाते का विवरण दिया हुआ होगा। हमें कौन कौन से बनाने होंगे, एक तो आय और व्यय खाता और साथ में स्थिति विवरण। हम ये दो खाते आपस में तैयार करेंगे। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, जब भी मान लो एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा कितने खाते बनाए जाते हैं, तो वो तीन खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्राप्ति और भुगतान खाता, दूसरा आय और व्यय खाता, और तीसरा स्थिति विवरण। देखो अब आता है इसके बीच में लाभ न कमाने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो, और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं वो, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अंतर के आधार की बात करते हैं, मुख्य उद्देश्य की बात की है। देखो मुख्य उद्देश्य के बारे में जब भी हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की, और दूसरे नंबर पे किसकी बात करते हैं, लाभ कमाने वाली संस्थाओं की। तो जो लाभ नहीं कमाती है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिर्फ सेवाएं प्रदान करना। किसको, जो उनके सदस्य हैं, उनका मुख्य जो संस्था होती है, अब समाज के हो सकते हैं, समुदाय के लोग हो सकते हैं, उन सभी को क्या करना है, सेवाएं प्रदान करना होता है। लेकिन जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ अर्जित। अर्जित का मतलब प्राप्त ही होता है, तो आप इसको प्राप्त भी बोल सकते हो कि उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ प्राप्त करना होता है। आप इसकी जगह पे प्राप्त भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास इसका एक अंतर था, मुख्य
उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है पूंजी और पूंजी कोष। देखो सबसे पहला जो है पूंजी और पूंजी कोष की यदि हम बात करते हैं तो पूंजी और पूंजी कोष में क्या होगा, तो जो अब आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ये याद रखना पड़ेगा, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए, और दूसरा कौन सा है, लाभ कमाने वाली संस्थाओं के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, जो हमारे पास अभी पॉइंट है कि कैपिटल और कैपिटल फंड यानी कि पूंजी और पूंजी कोष। तो पूंजी याद रखना उन फर्मों की होती है जो लाभ कमाती हैं, और पूंजी कोष उन फर्मों को होता है जो फर्में लाभ नहीं कमाती। तो जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास वो उसका जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, तो इसके लिए क्या होता है, ये पूंजी खाता नहीं खोलती बल्कि पूंजी खाते के स्थान पर पूंजी कोष खाते का प्रयोग करती हैं। बस आपने इसके बीच में इतनी सी बात याद रखनी है। देखो क्या लिखता है, यह पूंजी खाता नहीं बनाती, पूंजी खाते के बजाय यह पूंजी कोष खाता बनाती है। इसको यहीं तक आप लोग रीड कर लेना। उसके बाद जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं वो क्या करती है, पूंजी खाता बनाती हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, वित्तीय विवरण जो होते हैं, खातों की बात करते हैं हम कौन से बनाते हैं, जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती है अभी अभी हमने बताया वो 3 खाते बनाती है। आपके पास 3 प्रकार के, सबसे पहला प्राप्ति और भुगतान खाता, सेकंड इज आय व्यय खाता, और थर्ड इज स्थिति विवरण। और लाभ कमाने वाली संस्थाओं की बात करें तो वो अभी आपके पास वैसे तो जनरली 3 बनाती है, लेकिन जो कुछ फर्में निर्माणी संस्थाएं जो वगैरह होती हैं तो वो 4 बनाती है। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी कि निर्माण खाता बनाती है। उसके बाद जो हमारे पास आता है ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता। उसके बाद थर्ड में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभानी खाता, और सबसे लास्ट में आता है स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट। तो ये तैयार करती है, इसके 3 अंतर आपके पास हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ में बात करते हैं अधिक्य और सरप्लस की। सरप्लस और प्रॉफिट बोलो, अधिक्य और लाभ की। देखो यहाँ पे यदि बात करते हैं तो जो लाभ होता है, लाभ कौन सी संस्थाएं कमाएंगी, लाभ की बात करते हैं तो लाभ वे संस्थाएं कमाती हैं जिनका उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। सरप्लस उन संस्थाओं के बीच में आएगा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि लोगों की सेवाएं करना होता है। तो सबसे फर्स्ट जो कॉलम हमारे पास वही है जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, आय का व्यय पर अधिक्य हो सकता है या व्यय का आय पर अधिक्य हो सकता है। तो ये 2 चीजें आती है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि आय का व्यय पर अधिक्य या फिर आय का व्यय पर कमी, 2 चीजें हो सकती हैं। तो क्या लिखता है, आय व्यय खाते को प्रदर्शित द्वारा परिणाम या तो अधिक्य होता है या फिर कमी होती है। जो अधिक्य की ये बात कर रहा है, अधिक्य क्या चीज होते हैं मैं बता देता हूं। अधिक्य तब आता है जब आपके पास सरप्लस, जो ये अधिक्य की ये बात कर रहा है, सरप्लस क्या होते हैं, जब आपकी इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, कम। तो ये हमारे पास सरप्लस रहता है। यदि इसी को थोड़ा सा उल्टा देख लेते हैं हम, इसको उल्टा कैसे, कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाए और जो इनकम है वो क्या हो जाए, कम। इसको एज इट इज लिख लेना। मतलब एक्सपेंडिचर यदि आपके पास ज़्यादा है तो हमारे पास डिफिक्ट होती है, कमी आती है, और यदि आपके पास इनकम ज़्यादा है तो हमारे पास सरप्लस यानी कि अधिक कैसे कन्वर्ट होता है। तो दूसरी टर्म्स में बात करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या था, लाभ कमाने वाली संस्थाएं। लाभ कमाने वाली संस्थाएं क्या करती हैं, लाभानी खाता बनाती हैं और साल के अंत में ये देखते हैं कि हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ है। तो इन फर्मों को आपके पास क्या आता है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का ज्ञान होता है। फिफ्थ पॉइंट में आ जाता है हमारे पास लाभों का वितरण। लाभों के वितरण के लिए बात करते हैं। तो लाभों के वितरण में देखो, जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती है वो क्या करती है, साल के अंत में उनको जितना भी लाभ मिलता है वो सारे के सारे लाभ को क्या कर देती है, अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी कि स्वामियों में बांट देती है। तो क्या लिखती है, लाभ और हानि को व्यवसाय के स्वामियों में वितरित कर दिया जाता है। और जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपने सरप्लस और डिफिक्ट को साझेदारों में या सदस्यों में वितरित नहीं करती, बल्कि जो उनका कैपिटल फंड होता है, पूंजी कोष होता है, उसके बीच में क्या कर देती है, जोड़ देती है। वो सारे के सारे उस प्रॉफिट्स को, या सरप्लस कह सकते हैं आप, उसका प्रॉफिट नहीं आता, सरप्लस को क्या करती रहती है, कैपिटल फंड, कैपिटल में ऐड कर करके उसको कैपिटल फंड के तौर पे बना लेती है। क्योंकि उनका एक मेन मोटिव होता है कि जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो सारे के सारे क्या करना है, वेलफेयर के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए या सर्विस के लिए ही लगाना होता है, ताकि लोगों की सेवाएं कर सके। तो इसका मेन इसमें क्या आता है कि अधिक्य और कमी का जो सदस्यों में बंटवारा नहीं किया जाता है या बांटा नहीं जाता है, तो इसे क्या किया जाता है, कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास इसके अकाउंट्स आते हैं। लाभ ने कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं होती हैं उनके वित्तीय विवरणों की बात करते हैं कि वो कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाती हैं। तो लाभ ने कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं भी लाभ कमाने वाली संस्थाओं की तरह ही अपने वित्तीय विवरण तैयार करती हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक संस्था के लिए अपना कानूनी तौर पर क्या होता है, खाते तैयार करने जरूरी होते हैं। तो इसमें आपके पास 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और थर्ड इज बैलेंस शीट, जिसको हम यदि हिंदी में बात करें तो प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता, और थर्ड इज चिट्ठा या बैलेंस शीट, जिसको आप कह सकते हैं स्थिति विवरण बोल सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारे पास अकाउंट है उसकी बात करते हैं, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता। देखो प्राप्ति और भुगतान खाते के बारे में मैं आपको छोटी सी बातें बता देता हूँ जो आपने हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले तो याद रखना कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता होता है वो आपके पास कैश बुक से तैयार किया जाता है। कैश बुक से क्या होता है, कैश बुक्स के बीच में हमारे पास कुछ
कैश जो होती है, रिसिप्ट होती है और कुछ पेमेंट्स होती है। मतलब इसके बीच में आपके पास वही लेन देन आते हैं जो सिर्फ आपने कैश में लेन देन में किए होंगे। यदि हम नॉर्मल सी बात करें, जितनी भी आपके पास रिसिप्ट होती है वो डेबिट में, और जितनी भी पेमेंट होती है हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा आगे क्लियर करते हैं। कहते हैं यह खाता एक प्रकार से पूरे वर्ष की रोकड़ बही का एक संक्षिप्त रूप होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में सारे के सारे जो कैश बुक होती है उससे सारी सारी टर्न में जो है वो ली जाती है। विलियम हाँ ठीक है, ये सारांश हो जाता है। उसके बाद विलियम पिकलेस के अनुसार प्राप्ति और भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के नगद और बैंकों की लेन देन के सार मात्रा से कुछ अधिक नहीं होता। मतलब सारे के सारे कहता है रोकड़ बही में जितने भी आपके पास नगद या बैंकों के लेन देन होते हैं, सिर्फ उनका क्या होता है, एक सार मात्र होता है, डिटेल मात्र ही होता है जो कि उपयुक्त शीर्षकों में विश्लेषित अथवा वर्गीकृत किया जाता है। मतलब उनको उनके शीर्षकों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। यह है खाते का ऐसा प्रारूप होता है जिसका प्रयोग अधिकांश समितियों, क्लबों, संघों आदि के कोषाध्यक्ष द्वारा या वर्ष के कार्य संचालन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई ज्यादा इतनी बात नहीं बताई गई है, तो आगे इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके बीच में याद क्या रखना है, जो आगे हमारे पास आता है मेन जो पॉइंट है, प्राप्ति और भुगतान खाता वर्ष के अंत में रोकड़ बही से तैयार किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम उसको कहाँ से बनाते हैं, कैश बुक से तैयार करते हैं। और दूसरा, जितनी भी टर्में प्राप्ति और भुगतान खाते के बीच में लिखी जाती है वो सारी की सारी कहाँ से लिखी जाती है, रोकड़ बही से लिखी जाती है, जिसका संक्षिप्त और प्रारूप मात्र होता है। सिर्फ इतनी सी बात इसके बीच में आती है। और थर्ड, इसकी यदि बात करते हैं तो एक रियल अकाउंट आपके पास होता है। बाकी इसकी विशेषता पे आ जाते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखता है, प्राप्ति और भुगतान खाते की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट, खाते की प्रकृति क्या होती है, नेचर कौन सी होती है। मैंने अभी को बताया, आपको उसको याद रखना है कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता है वो आपके पास एक रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के लिए भी मैंने फॉर्मूले इसको डिनोट किया था। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी आपके पास से जा रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे वही रूल जो होता है लागू होता है। और ये क्या होता है, आपके पास एक रियल अकाउंट, हमारे पास ये अकाउंट होता है। तो क्या लिखता है, खाते की प्रकृति कैसी होती है, रोकड़ बही का जो सारांश होने के कारण यह एक वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट होता है। और वास्तविक खाते का जो नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये इसका पालन करता है। प्राप्तियां जो आती हैं, रिसिप्ट जो होती हैं, वो सारी की सारी इसके डेबिट में लिखी जाती है। और जो क्रेडिट्स होते हैं, यानी कि जो भुगतान होते हैं, जितने भी आप उसको पेमेंट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ लिखे जाते हैं, इसके क्रेडिट में लिखे जाते हैं। तो ये इसके बीच में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यह नगद तथा बैंकों के प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना है कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपके पास होगा, तो वो हमेशा आपके पास कैश या बैंक के बैलेंस से शुरू होता है। कैश या बैंक के बैलेंस से शुरू होने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसको बना के दिखा देता हूँ। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास बना रहे होंगे, ये आपके पास है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको ज़्यादा नहीं करते, तो याद रखना कि जो इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हमारे पास रिसिप्ट होती है, डेबिट साइड में यदि रिसिप्ट है, और क्रेडिट साइड में क्या होगी, पेमेंट। तो यहाँ पे जब आपके पास ये खाता शुरू होता है तो सबसे पहली जो टर्म आती है इसके बीच में, वो क्या लिखी जाती है, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। और वो टू बैलेंस जो ब्रोक डाउन होता है, बीडी जो आता है आपके पास, वो क्या होता है इसके बीच में, या तो इसमें कैश इन हैंड होता है और या फिर कैश एट बैंक हो सकता है। मतलब इसकी जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो आपके पास शुरू होता है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक से। मतलब ये रोकड़ बही के बैलेंस से कह सकते हो, कैश के बैलेंस से कह सकते हो, ये वहां से शुरू होता है और खत्म भी वहीं पे होता है। लास्ट में भी जाके क्रेडिट वाली साइड में तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या लिखा होता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और उसके बीच में भी दोनों ही टर्में हो सकती हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये समथिंग कुछ भी आपके पास जो मर्जी लगा लो। तो यही चीज इसके बीच में सेकंड पॉइंट में लिखी होती है कि यह नगद यानी कि कैश से और बैंक के प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है। एंड के लिए नहीं लिखा इन्होंने, अंतिम शेष भी यही प्रदर्शित करता है, याद रखना, आगे पॉइंट में आ जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद हमारे पास क्या बता रहा है कि नगद का क्योंकि हमेशा डेबिट शेष होता है और नगद शेष को इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। बैंक शेष का यदि डेबिट है अथवा अनुकूल शेष है, देखो बैंक के दोनों ही शेष हो सकते हैं, बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जब बैंक का क्रेडिट शेष होता है तो उसके साथ बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा जाता है। और यदि डेबिट शेष होता है तो डेबिट ही लिख दिया जाता है, या सॉरी बैंक ही होता है, उसके साथ में कोई डेबिट या क्रेडिट का जिक्र नहीं होता, तो हम उसको डेबिट शेष मान लिया जाता है। यदि बैंक के ब्रैकेट में क्रेडिट भी लिखा होता है तो हमें पता लग जाता है कि बैंक क्रेडिट है, अदरवाइज बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो भी बैंक का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। और यदि सिंपल बैंक लिखा होता है तो हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है। क्या कहते हैं कि बैंक शेष का यदि डेबिट अथवा अनुकूल शेष है तो इसको डेबिट में लिखा जाता है। यदि बैंक अधिविकर्ष लिखा होता है, अधिविकर्ष का मतलब वही ओवरड्राफ्ट से हो जाता है, तो प्रतिकूल शेष होता है तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद आता है डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाली मदों की प्रकृति कौन कौन सी होती है। अब आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में आती है तो वो क्या चीज होती है, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बीच में हमारे पास
आप इसको ऐसे याद रखना कि इसके बीच में सारी मदें आती हैं। सारी की मदें कौन सी हो सकती हैं? वो करंट ईयर से संबंधित हो सकती हैं, प्रीवियस ईयर से संबंधित हो सकती हैं और नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो सकती हैं, जो भी आपके पास आने वाले हैं। और दूसरा, इसके बीच में दो प्रकार की ही मदों को लिखा जाता है। इसके बीच में आयगत प्राप्तियां भी होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां भी होती हैं। मतलब जितनी भी रिसिप्ट एंड इनकम्स की बात करते हैं तो वो सारी की सारी इसके बीच में आती हैं। इसको ऐसे एक मिनट के लिए इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लो। जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास रिसिप्ट अकाउंट है, डेबिट साइड की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम रिसिप्ट अकाउंट बनाते हैं, और क्रेडिट साइड में हमारे पास आता है पेमेंट। तो आपने याद क्या रखना है, इसके बीच में दो भागों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली बात, रिसिप्ट हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो आती है रिवेन्यू, एक होती है कैपिटल। ऐसे ही पेमेंट भी हमारे पास दो प्रकार की हो सकती है, रिवेन्यू और कैपिटल। यदि हिंदी में बात करें, रिवेन्यू को आयगत बोला जाएगा और कैपिटल को पूंजीगत बोला जाता है। इसी तरह से इधर भी रिवेन्यू आयगत हो जाएगी और कैपिटल पूंजीगत हो जाएगी। तो चाहे आप रिसिप्ट वाली साइड की बात कर रहे हो या फिर पेमेंट वाली साइड की बात कर रहे हो, तो इसके खाते की, चाहे वो रिसिप्ट है, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, चाहे वो तो डेबिट साइड है और चाहे वो क्रेडिट साइड है, तो इसमें दोनों ही प्रकार के हमारे पास खर्चे आते हैं, चाहे वो आयगत हैं और चाहे वो पूंजीगत है। और फिर वो आयगत और पूंजीगत खर्च, चाहे तो वो आपके पास करंट ईयर के हैं, चाहे तो वो इस साल के हैं, करंट ईयर के हैं, या फिर वो पिछले साल के हैं, प्रीवियस ईयर के हों, या फिर जो अभी ईयर हमारे पास आने वाला है नेक्स्ट ईयर उसके हों, तो इसके बीच में वो सारे के सारे खर्चे हों या आए हों, वो सभी लिखे जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या होता है हमारे पास, रिवेन्यू और कैपिटल दोनों प्रकार के, चाहे वो खर्चे हैं चाहे वो आए हैं, वो आती हैं साथ में, चाहे वो करंट ईयर की हैं या प्रीवियस ईयर की हैं या फिर नेक्स्ट ईयर की हैं, वो सारे के सारे खर्चे भी इसके बीच में इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यही बोलता है कि रोकड़ बही का सारांश होता है और इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त नगद प्राप्तियां, देखो डेबिट वाली साइड में हमने क्या बताया, हमारे पास रिसिप्ट साइड होती है, कहता है डेबिट पक्ष में तो समस्त प्राप्तियां लिखी जाती हैं, चाहे वो पूंजीगत हो चाहे वो आयगत हो, पूंजीगत मतलब कैपिटल हो या फिर आयगत हो यानी कि रेवेन्यू हो, और चाहे वो करंट ईयर से हो चाहे वो प्रीवियस ईयर से हो चाहे वो नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो, वो सारी की सारी इसके बीच में लिखे जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति कैसी होती है। देखो सबसे पहले तो बात याद रखनी है आपने, क्रेडिट पक्ष में इसके बीच में सारे के सारे आपके पास एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं। अब वो एक्सपेंडिचर अभी आपको बताया, चाहे वो आयगत हो, पूंजीगत हो, करंट ईयर से संबंधित हो, प्रीवियस ईयर से संबंधित हो या नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो, वो भी सारे के सारे इसके बीच में लिखे जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है, इस खाते का अंतिम शेष नगद और बैंक के अंतिम शेष को प्रदर्शित करता है। अब जैसे हमने इसके बीच में बात की थी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत होती है, जिसका ओपनिंग बैलेंस होता है, वो कहां से होता है, या तो नगद के या बैंक बैलेंस के शेष होता है या बैंक शेष होता है। तो मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि जो इसका क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग भी इसका क्या रहता है, या तो वो नगद शेष हो सकता है या बैंक का अंतिम शेष हो सकता है। तो ये सारे सारा उसी के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद इसमें गैर रोकड़ मदें नहीं लिखी जाती। तो हमने अभी बताया कि जो आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, वो सारे का सारा क्या होता है, आपके पास कैश बुक का एक सारांश मात्र होता है, और कैश बुक के बीच में जितनी भी आप ट्रांजेक्शन लिखते हो, वो सारी की सारी कौन सी रहती हैं, ओनली रिलेटेड टू कैश, नगद से संबंधित, उधार से संबंधित उसके बीच में कोई भी नहीं आती है। तो इसमें भी क्या लिखा गया है कि गैर रोकड़ मदें जो आपके पास नगद में नहीं होती हैं, उन मदों को इसके बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। मतलब जो कैश में नहीं होती हैं उन टर्मों को इसके बीच में नहीं लिखा जाता, ओनली उन टर्मों को लिखा जाता है जो सिर्फ कैश में होती हैं। अब हमारे पास डाउट में आता है कि कौन कौन सी टर्में हैं जो कैश में नहीं होती हैं। देखो हम इसके बीच में 4 पॉइंट्स ले सकते हैं। हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, हम एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये सारी की सारी ऐसी इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे जो नगद में नहीं होते हैं, यानी कि नॉन कैश आइटम्स होती हैं ये, तो इनको इसके बीच में नहीं लिखा जाता। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे पास पर्पज, कि हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने का पर्पज क्या रहा है, हमने इसको किस लिए बनाया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने की बात करते हैं, देखो क्या लिखता है, यह आय या खाता आय और व्यय की तुलना प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि ये तो ये बताते नहीं है कि कितनी आय हुई है कितनी व्यय हुई है। लेकिन यहाँ से हमें जो सबसे पहले प्रदर्शित कर पता लगता है, वो पता लगता है हमारे बैंक का बैलेंस, ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, हमने इस साल किन वस्तुओं को परचेज किया है, किन एसेट्स को परचेज किया है, किन के ऊपर खर्चा किया है, तो ये सारे का सारा डिफाइन हो जाता है। और दूसरा, इस खाते की सहायता से ही हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। उसके बाद आता है, यह खाता आय तथा व्यय की तुलना प्रदर्शित नहीं करता, वर्ष के अंत में रोकड़ और बैंक के शेष को प्रदर्शित करता है। लाभ अथवा हानि प्राप्त या हानि ज्ञात करने के लिए इसकी सहायता से उचित समायोजनों के उपरांत ही आय व्यय खाता स्थिति विवरण तैयार किए जाते हैं। मतलब इसी खाते के आधार पर हम अपने नेक्स्ट जो 2 अकाउंट्स हैं,
कौन कौन से, एक आय व्यय खाता और एक बैलेंस शीट, वो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राप्ति और भुगतान खाते और रोकड़ बही में अंतर क्या होता है। देखो हमने एक चीज बात बोली है कि प्राप्ति और भुगतान खाता होता है वो रोकड़ बही का ही सारांश मात्र होता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा ही होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसमें, बेसिस, यानी कि आधार क्या है दोनों का। देखो प्राप्ति और भुगतान खाता किसके आधार पर तैयार किया जाता है, रोकड़ बही के, तो यहाँ पे इसी पॉइंट आ जाता है कि यार रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया जाता है। अब रोकड़ बही किसके आधार पर तैयार की जाती है, रोकड़ बही तैयार की जाती है कि आपके पास एक्चुअल में करंट ईयर्स में कितनी आपको कैश रिसिप्ट मिली है और कितनी आपकी कैश पेमेंट हुई है, मतलब नगद प्राप्तियां कितनी रही है और नगद भुगतान कितनी रही है, रोकड़ बही उसके आधार पर तैयार की जाती है। तो ये क्या लिखते हैं कि नगद प्राप्तियां और नगद भुगतानों के आधार पर तैयार की जाती हैं। उसके बाद अवधि की बात करते हैं। अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है कि कैसे बनाया जा सकता है। याद रखना, जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, प्राप्ति और भुगतान खाता है, ये सिर्फ एक ही बार और साल के अंत में ही तैयार किया जाता है, जबकि जो रोकड़ बही होती है हम उसको प्रतिदिन यानी कि हर रोज तैयार कर सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का भाग की बात करते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में किसका रूल लागू होता है। देखो जो रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया जाता है यह केवल रोकड़ बही का सारांश मात्र होता है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं माना जाता। और जो हम रोकड़ बही होती है उसको कैसे करते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के से यूज कर होते हैं या उस खाते से बना रहे होते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉप पॉइंट आता है वो क्या आता है, डेबिट और क्रेडिट पक्ष। डेबिट और क्रेडिट पक्ष की बात करते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाते की डेबिट और क्रेडिट जगह होती है। डेबिट में हम क्या लिखते हैं, सारी सारी प्राप्ति, और क्रेडिट में हमारे सारे सारे क्या जाते हैं, भुगतान होते हैं। और रोकड़ बही की बात करते हैं तो उसके तो सिर्फ दो ही पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो ये चीज लिखा जाता है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट की जगह डेबिट वाली साइड में हमारे पास प्राप्ति आती है और क्रेडिट वाली जगह में हमारे पास भुगतान आते हैं। और दूसरा यदि रोकड़ बही की बात करते हैं तो उसके बीच में डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं। उसके बाद आता है खाता पृष्ठ संख्या के खाने। खाता पृष्ठ संख्या के खाने का मतलब होता है लेजर फोलियो। जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके बीच में लेजर फोलियो बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, और लेकिन इसके बीच में लेजर फोलियो बनाया जाता है। संस्था की बात करते हैं तो प्राप्ति और भुगतान खाता कौन सी संस्थाएं बनाती हैं, जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं। और जो संस्थाएं लाभ कमाने वाली होती हैं वो क्या करती है, सॉरी, हम ये कैश बुक की बात करें तो कैश बुक तो कोई भी बना सकता है, लाभ कमाने वाली संस्थाएं भी बना सकती हैं और लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, इन दोनों के द्वारा भी बनाया जा सकता है, तो उसमें कोई खास नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस थ्योरीज को साथ के साथ रीड भी करना है, और जितने भी इसके बीच में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी पहले आप इसको थ्योरीज को मैं करवाऊंगा तो आप लोगों ने इसको एज इट इज करते चले जाना है। उसके बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो को इसको यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। यूट्यूब पर डालने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी साथ के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे जो इसके साथ की पीडीएफ है। और जब ये सारी की सारी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको एक दिन क्वेश्चंस बना के यूट्यूब पर आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो क्वेश्चंस कुछ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपने इसी थ्योरीज में से उनको नोट करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इस थ्योरी को साथ के साथ आपने रीड भी करना है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है आप उसको अंडरलाइन करके अपनी कॉपी पे नोटबुक पे एक अच्छे से नोट्स बना लो, तैयार कर लो, क्योंकि जितनी भी इसकी थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरी के बेस पे ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होने वाले हैं। अदरवाइज थ्योरी आप लोगों के समझ में नहीं आती तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।